Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही अहम और अक्सर आप कह सकते हैं विवादास्पद विषय पर गहराई से बात करेंगे। जी, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ बिल्कुल, ये ऐसा कानून है जो राजनीतिक गलियारों में खासकर चुनावी मौसम में या जब सरकारें बन बिगड़ रही हों तो लगातार सुनने में आता है। सही कहा। हमारी आज की चर्चा का आधार रहेगा एम लक्ष्मीकांत की किताब इंडियन पॉलिटी और उसका चैप्टर 85 जो पूरी तरह इसी कानून पर है। जी, और हमारा मकसद है इस कानून के कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स, इसके जो प्रोविजंस हैं, इसका असर और सबसे खास यूपीएससी परीक्षा के लिहाज से इसकी क्या अहमियत है उसे समझना। हाँ, मतलब परत दर परत देखेंगे कि ये कानून क्यों लाया गया, कैसे काम करता है और लोकतंत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। बिल्कुल, और शुरुआत शायद इसके इतिहास से करनी चाहिए, है ना? हाँ जरूर, क्योंकि 1960 और 70 का जो दशक था, भारतीय राजनीति में एक अजीब सी उथल-पुथल थी। विधायकों और सांसदों का अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना मतलब बहुत आम हो गया था। हाँ, वो आया राम गया राम वाली कहावत तभी मशहूर हुई थी। बिल्कुल, वो इसी राजनीतिक अस्थिरता, इसी ऑपर्चुनिज्म को दिखाती थी। तो जाहिर है इस पर रोक लगाने की जरूरत महसूस हुई होगी। जी हाँ, और इसी अस्थिरता और अवसरवादिता पर क्या कहते हैं लगाम लगाने के लिए संविधान में एक बड़ा बदलाव किया गया। अच्छा, ये कानून आया 1985 में। संविधान का 52वां संशोधन अधिनियम था ये, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 1985। हाँ, और इसी संशोधन से संविधान में एक पूरी नई अनुसूची, 10वीं अनुसूची यानी 10th शेड्यूल जोड़ी गई। और ये पूरी अनुसूची सिर्फ और सिर्फ दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से जुड़े नियमों के बारे में है। तो चलिए फिर सबसे पहले यही समझते कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मतलब मुख्य उद्देश्य क्या थे इसके पीछे। यूपीएससी मेंस के लिहाज से ये सवाल बहुत अहम है कि दल बदल विरोधी कानून लाने के पीछे मूल कारण क्या थे और क्या ये राजनीतिक स्थिरता लाने में कामयाब रहा है। देखिए, सबसे बड़ा और सीधा उद्देश्य तो यही था कि जो विधायक या सांसद हैं वो व्यक्तिगत फायदे के लिए या सत्ता के लालच में बार बार पार्टी ना बदलें, क्योंकि उससे सरकारें गिर जाती थी। बिल्कुल, सरकारें अस्थिर हो जाती थीं, शासन पर बुरा असर पड़ता था। सही बात है। अगर हम इसके उद्देश्यों को पॉइंट्स में देखें तो पहला, राजनीतिक दलों को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना ताकि सदस्य पार्टी डिसिप्लिन और पॉलिसीज के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल हों। अच्छा। दूसरा, जैसा आपने कहा, विधायकों सांसदों का ये अवसरवादी दल बदल रोकना। तीसरा, चुनी हुई सरकारों को स्टेबिलिटी देना ताकि वो अपना टर्म पूरा कर सकें, नीतियां लागू कर सकें। और चौथा, पॉलिटिकल करप्शन पर अंकुश लगाना, क्योंकि अक्सर माना जाता था कि दल बदल के पीछे पैसों का लेन देन या मंत्री पद का लालच होता है। सही। इसमें एक और एंगल भी तो है शायद, व्यक्तिगत आजादी बनाम पार्टी अनुशासन वाला। हाँ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है। ये कानून एक तरह से लोकतंत्र के अंदर ही एक सदस्य की जो व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और पार्टी का जो सामूहिक अनुशासन है उसके बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये बैलेंस कितना बन पाया है ये तो बहस का मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पर हम आगे बात करेंगे जरूर। हाँ, पर यहाँ यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स जरूर नोट करने चाहिए। हाँ, बताइए। जैसे इस कानून का फॉर्मल नाम है संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 1985। ये लागू हुआ 1 मार्च 1985 से। 1 मार्च 1985। हाँ ओके जी, और 10वीं अनुसूची का जो ऑफिशियल टाइटल है दल बदल के आधार पर निरर्थता के बारे में उपबंध, प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये बेसिक फैक्ट्स प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उद्देश्य समझ आ गया। अब आते हैं असल मुद्दे पर। जी। किन हालात में, किन सर्कमस्टेंसेस में किसी सदस्य को अयोग्य मतलब डिस्क्वालिफाइड ठहराया जा सकता है इस कानून के तहत, ये जानना बहुत जरूरी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। हाँ, तो 10वीं अनुसूची में डिस्क्वालिफिकेशन के मुख्य रूप से 4 आधार बताए गए हैं। 4 आधार, ठीक है। पहला है
यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से वॉलंटरीली अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, वॉलंटरीली गिव्स अप मेंबरशिप। अच्छा, स्वेच्छा से छोड़ना मतलब सिर्फ इस्तीफा देना, या इसका कोई और मतलब भी है? नहीं, ये बहुत अहम नुक्ता है। ये सिर्फ फॉर्मल इस्तीफे तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में, जैसे वो रवि नायक बनाम भारत संघ वाला केस था। हाँ, रवि नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जी। तो उसमें कोर्ट ने साफ किया कि सदस्य के आचरण से, उसके कंडक्ट से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, भले ही उसने फॉर्मली रिजाइन नहीं किया हो। अच्छा, जैसे मतलब अगर कोई सदस्य अपनी ही पार्टी की लगातार बुराई करे सार्वजनिक तौर पर, या विपक्षी दलों के कार्यक्रमों में जाए। बिल्कुल। ऐसे आचरण से भी ये माना जा सकता है कि उसने स्वेच्छा से सदस्यता त्याग दी है। ये तो काफी महत्वपूर्ण व्याख्या है। जी। अब दूसरा आधार वो है पार्टी व्हिप का उल्लंघन। व्हिप यानी पार्टी का निर्देश। हाँ, यदि कोई सदस्य सदन में अपनी पार्टी द्वारा जारी किए गए निर्देशों यानी व्हिप के खिलाफ वोट करता है या वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लेता, एब्सटेन करता है, और उसने ऐसा करने के लिए पार्टी से पहले परमिशन नहीं ली है, तो वो अयोग्य हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें पार्टी के पास एक गुंजाइश होती है। अच्छा, क्या अगर सदस्य ने पहले अनुमति नहीं ली थी, पर पार्टी उसके इस कदम को 15 दिनों के अंदर माफ कर देती है, कंडोन कर देती है, तो उस सदस्य को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये 15 दिन की समय सीमा है माफी के लिए। जी हाँ, प्रीलिम्स के लिए ये 15 दिन की लिमिट याद रखने वाली बात है। ठीक है। तीसरा आधार क्या है? तीसरा आधार है निर्दलीय सदस्यों के लिए, इंडिपेंडेंट मेंबर्स के लिए। अच्छा, यदि कोई सदस्य निर्दलीय चुनाव जीता है और जीतने के बाद वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वो सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाएगा। ताकि उनकी निर्दलीय पहचान बनी रहे। बिल्कुल। और चौथा आधार जुड़ा है मनोनीत सदस्यों से, नॉमिनेटेड मेंबर से। हाँ, जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल नॉमिनेट करते हैं। जी। अगर कोई मनोनीत सदस्य जो शपथ लेते समय किसी पार्टी का सदस्य नहीं है, वो शपथ लेने के 6 महीने बीत जाने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो वो अयोग्य माना जाएगा। अच्छा, 6 महीने के बाद? हाँ, अगर वो इन शुरुआती 6 महीनों के अंदर किसी पार्टी में शामिल होता है, तब उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। तो ये 6 महीने की विंडो है उनके पास। बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिहाज से ये 6 महीने की अवधि भी एक की फैक्ट है। ठीक है, तो ये हो गए 4 मुख्य आधार जिनके तहत सदस्यता जा सकती है। लेकिन क्या इस कानून में कोई बचाव भी है? कोई एक्सेप्शंस, मतलब ऐसी स्थितियां जब सदस्य पार्टी बदलें या अलग हों फिर भी डिस्क्वालीफाई ना हो? मेंस के लिए यह समझना जरूरी है कि मूल अपवाद क्या थे और बाद में खासकर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने इन्हें कैसे बदला। हाँ, एक्सेप्शंस थे। जब ये कानून 1985 में बना था, तब इसमें डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के 2 मुख्य अपवाद रखे गए थे। 2 थे? कौन कौन से? पहला था विलय यानी मर्जर। हाँ, इसके मुताबिक अगर किसी राजनीतिक दल के कम से कम 2/3 2/3 विधायक या सांसद ये फैसला करते हैं कि उनकी मूल पार्टी का किसी दूसरे पार्टी में विलय हो जाए, तो ऐसी स्थिति में न तो विलय करने वाले सदस्यों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और न ही उन सदस्यों को जो मूल पार्टी में ही बने रहना चाहते हैं। ठीक है, 2/3 सदस्य अगर विलय के लिए राजी हों। ये तो अब भी है शायद। हाँ, ये प्रावधान अभी भी है, लेकिन जो दूसरा अपवाद था विभाजन यानी स्प्लिट, उसे हटा दिया गया। वो अच्छा, स्प्लिट वाला हटा दिया गया। वो क्या था और क्यों हटाया गया? मूल कानून में ये था कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 1/3 1/3 सदस्य पार्टी से अलग होकर एक नया ग्रुप बना लेते हैं, तो इसे विभाजन माना जाता था और उन सदस्यों को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता था। लेकिन जल्दी ही ये समझ आ गया कि इस 1/3 वाले नियम का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। कैसे? छोटे छोटे गुट बनाकर विभाजन का दावा करके दल बदल को कानूनी जामा पहनाया जा रहा था। मतलब दल बदल को रोकने की बजाय ये प्रावधान उसे आसान बना रहा था एक तरह से। ओ, तो लूपहोल बन गया था ये। बिल्कुल। इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया। 91st अमेंडमेंट 2003। जी, इस संशोधन का एक मुख्य काम था 10वीं अनुसूची में सुधार करना, और इसने विभाजन स्प्लिट वाले अपवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अच्छा, तो अब स्प्लिट का कोई चक्कर नहीं है? नहीं, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ 1/3 सदस्यों के अलग होने पर दल बदल कानून से बचाव नहीं मिलेगा। दल बदल करना अब और मुश्किल हो गया,
तो अब प्रीलिम्स के लिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि 91st अमेंडमेंट 2003 ने 10th शेड्यूल से स्प्लिट के आधार पर मिलने वाली छूट खत्म कर दी। बिल्कुल। अब सिर्फ विलय, मर्जर ही एकमात्र अपवाद बचा है, और उसके लिए भी पार्टी के कम से कम 2/3 सदस्यों का सहमत होना जरूरी है। वैसे इस 91st संशोधन ने एक और बड़ा काम किया था ना, वो मंत्री परिषद के साइज को लिमिट करने वाला। हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। इसने केंद्र और राज्यों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आकार को भी सीमित किया था, लोकसभा या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक। हाँ, ये कदम भी कहीं न कहीं दल बदल को डिस्करेज करने के लिए था, ताकि मंत्री पद के लालच में लोग पार्टी न बदले। हालांकि ये सीधा 10th शेड्यूल का हिस्सा नहीं है, पर उसी बैकग्राउंड से जुड़ा है। सही कहा, रिलेटेड है। हाँ, अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर विवादों में रहने वाले पहलू पर कि दल बदल के मामलों में किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई करने का अंतिम फैसला कौन करता है, डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, और क्या उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है? 10वीं अनुसूची के प्रोविजंस के हिसाब से किसी सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन पर फैसला करने का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दिया गया है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन। जी बिल्कुल, और राज्यों की विधानसभाओं में स्पीकर और विधान परिषदों में चेयरमैन। और क्या उनका फैसला आखिरी होता है? मतलब उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते? देखिए, मूल कानून में, ओरिजिनल एक्ट में तो यही लिखा था कि पीठासीन अधिकारी का फैसला अंतिम होगा और उस पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकेगा। ओह, मतलब जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखने की कोशिश थी। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही थी कि इसे अदालती प्रक्रिया से दूर रखा जाए। लेकिन ये तो हमारे संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर, खासकर सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशियल रिव्यू के सिद्धांत के खिलाफ जाता है। क्या ऐसे चुनौती नहीं दी गई? बिल्कुल दी गई, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कीहोतो होलोहन बनाम जाचिलू केस 1992 इसी संदर्भ में एक लैंडमार्क केस है। कीहोतो होलोहेन केस 1992। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जब पीठासीन अधिकारी 10वीं अनुसूची के तहत डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला करते हैं तो वो एक तरह से ट्राइब्यूनल की तरह काम करते हैं, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी की तरह। अच्छा, ट्रिब्यूनल की तरह? जी, और इसलिए उनके फैसले पूरी तरह से न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं हो सकते। कोर्ट उनके फैसले की समीक्षा कर सकता है। अच्छा, तो मतलब कोर्ट में जाया जा सकता है। हाँ, लेकिन कोर्ट ने ये भी साफ किया कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप लिमिटेड होगा। लिमिटेड मतलब? किन आधारों पर समीक्षा हो सकती है? कोर्ट मुख्य रूप से ये देखेगा कि क्या पीठासीन अधिकारी का निर्णय मैलाफाइड था, यानी बुरे इरादे से लिया गया था। क्या उसमें नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ, जैसे सदस्य को अपनी बात कहने का मौका न देना? क्या फैसला परवर्स था, मतलब एकदम अतार्किक, या फिर क्या वो संविधान के ही किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है? कोर्ट आमतौर पर पीठासीन अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय दिए जाने से पहले प्रक्रिया में दखल नहीं देता। लेकिन ये पीठासीन अधिकारी की भूमिका खुद ही कई बार सवालों में रहती है, क्योंकि वो खुद भी तो किसी राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। उन पर पक्षपात के आरोप लगते हैं। हाँ, ये एक बड़ी आलोचना है। और दूसरी बड़ी आलोचना ये है कि 10वीं अनुसूची में पीठासीन अधिकारी के लिए फैसला लेने की कोई टाइम लिमिट तय नहीं है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। कई बार देखा है कि स्पीकर महीनों सालों तक फैसला लटकाए रखते हैं। जी, और इससे दल बदल कानून का जो मकसद है वही खत्म हो जाता है। सही बात है। तो प्रीलिम्स के लिए कीहोतो होलोहेन केस 1992 और उसका नतीजा कि जुडिशियल रिव्यू संभव है लिमिटेड ग्राउंड्स पर, ये याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। और डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन है, स्पीकर या चेयरमैन? चलिए अब इस कानून का एक ओवरऑल मूल्यांकन करते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। दल बदल विरोधी कानून की मुख्य आलोचनाएं क्या हैं, और इसने भारत में विधायिका के कामकाज और जो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी है उसको कैसे प्रभावित किया है? इसके पॉजिटिव पक्ष देखें थे तो जैसा हमने शुरू में कहा, इसने पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा स्टेबिलिटी दी है और व्यक्तिगत लाभ के लिए जो अपॉर्चुनिस्ट दल बदल होता था उस पर कुछ हद तक रोक लगाई है। हाँ, सरकारों का कार्यकाल पूरा होने की संभावना शायद बड़ी है। जी, लेकिन इसकी आलोचनाएं भी उतनी ही गंभीर हैं। सबसे पहली और बड़ी आलोचना ये है कि ये कानून विधायकों और सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता,
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड कॉन्शियस पर रोक लगाता है। कैसे? उन्हें अक्सर पार्टी विप का पालन करना पड़ता है, भले ही वो किसी मुद्दे पर पार्टी लाइन से सहमत ना हो। इससे सदन में जो बहस होती है उसकी क्वालिटी पर असर पड़ता है। मतलब वो अपनी मर्जी से या अपने क्षेत्र के लोगों की आवाज नहीं उठा पाते कई बार। हाँ, और यही एक बहुत महीन पर महत्वपूर्ण बात है। ये कानून अक्सर जेन्युइन डिसेंट यानी वास्तविक असहमति और अवसरवादी दल बदल डिफेक्शन के बीच फर्क करने में नाकाम रहता है। अच्छा। कई बार पार्टी लीडरशिप से अगर कोई सैद्धांतिक मतभेद रखता है तो उस सदस्य पर भी दल बदल का खतरा मंडराने लगता है। ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। हाँ, ये तो है। फिर वो पीठासीन अधिकारी वाला मुद्दा तो है ही। बिल्कुल, उनका पॉलिटिकल झुकाव उनके फैसलों को प्रभावित कर सकता है और फैसला लेने में देरी तो एक बड़ी समस्या है ही। और एक और विडंबना है इसमें, ये कानून व्यक्तिगत दल बदल, जिसे रिटेल डिफेक्शन कहते हैं, उसको तो रोकता है, लेकिन मर्जर के प्रावधान के जरिए सामूहिक दल बदल, होलसेल डिफेक्शन को कानूनी मान्यता दे देता है। हाँ, ये बात भी है। अगर 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो वो ठीक माना जाता है। तो आलोचक कहते हैं कि ये तो बड़े पैमाने पर दल बदल को आपने लीगलाइज कर दिया। सही। और पार्टी विप का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी एक चिंता का विषय है। अगर हर छोटे बड़े वोट पर विप जारी होने लगे तो विधायक या सांसद सिर्फ पार्टी के आदेश मानने वाले बन जाते हैं। उनकी अपनी समझ, अपने क्षेत्र की जरूरतें, उस आधार पर वोट करने की गुंजाइश कम हो जाती है। इससे तो विधायिका बस एक नंबर्स गेम बन जाती है। बिल्कुल। और पार्टी के अंदर का लोकतंत्र, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, वो कमजोर होता है। तो क्या इसमें सुधार के लिए कुछ सुझाव भी आए हैं, जैसे लॉ कमीशन या इलेक्शन कमीशन से? हाँ, समय समय पर सुझाव आए हैं। जैसे एक सुझाव ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला पीठासीन अधिकारी के बजाय राष्ट्रपति या राज्यपाल करें, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर। अच्छा, ईसी की सलाह पर? जी। या फिर विप का इस्तेमाल सिर्फ सरकार बचाने वाले मामलों जैसे विश्वास मत तक ही सीमित रखा जाए, हर बिल पर नहीं। ये भी एक सुझाव है। जी। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो की टेकअवेज है उनको संक्षेप में दोहरा लेते हैं, पहले प्रीलिम्स के नजरिए से। जरूर। प्रीलिम्स टेकअवे के लिए ये बातें एकदम पक्की कर लेनी चाहिए। हाँ। पहला, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 और इसके द्वारा 10वीं अनुसूची का जोड़ा जाना। ठीक है। दूसरा, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 जिसने विभाजन के अपवाद को हटाया। ओके। तीसरा, डिस्क्वालिफिकेशन के 4 आधार: स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना, विप का उल्लंघन, 15 दिन की माफी वाली शर्त, याद रखें, निर्दलीय सदस्य का किसी दल में शामिल होना और मनोनीत सदस्य का 6 महीने बाद किसी दल में शामिल होना, 6 महीने की समय सीमा। चौथा, एकमात्र अपवाद विलय, मर्जर, जिसके लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति जरूरी है। 2/3 फॉर मर्जर। ठीक है। पांचवां, डिस्क्वालिफिकेशन पर निर्णय लेने वाली अथॉरिटी सदन का पीठासीन अधिकारी, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन। और छठा, कि हो तो हॉलो हैंड मामला 1992 जिसके तहत पीठासीन अधिकारी के निर्णय की जुडिशियल रिव्यू संभव है मगर लिमिटेड ग्राउंड्स पर। बहुत बढ़िया, ये हो गए प्रीलिम्स फैक्ट्स। और अब मेंस टेक अवे, मतलब एनालिसिस के मुख्य बिंदु क्या निकले? हाँ, मेंस टेक अवे में हम कह सकते हैं। पहला, इस कानून का मकसद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दलों को मजबूत करना था। ये कुछ हद तक सफल भी हुआ, लेकिन इसने विधायकों की फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को सीमित भी किया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पार्टी अनुशासन के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। सही। दूसरा पॉइंट। दूसरा, पीठासीन अधिकारी की भूमिका बहुत अहम है लेकिन विवादित भी। उनके निर्णय जुडिशियल रिव्यू के दायरे में तो हैं, पर प्रोसेस में देरी और पक्षपात की आशंकाएं बनी रहती हैं जो कानून की इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाती हैं। और तीसरा, ये कानून दल बदल को पूरी तरह रोक नहीं पाया है। खासकर मर्जर का प्रावधान होलसेल डिफेक्शन को अलाउ करता है और पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय में देरी भी इसकी एक कमजोरी है। इसलिए इसमें सुधार की जरूरत लगातार महसूस की जाती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दल बदल विरोधी कानून भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक नैतिकता, स्थिरता, पार्टी अनुशासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बैलेंस बनाने की कोशिश है। जी हाँ, ये कोई परफेक्ट कानून नहीं है, इसमें कई कमियां हैं, लेकिन शायद इसने वो जो आयाराम गयाराम वाली खुली अवसरवादिता थी उस पर कुछ हद तक रोक जरूर लगाई है।
हाँ, शायद कुछ हद तक। लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने और इसे और ज्यादा निष्पक्ष बनाने के लिए सुधारों पर विचार जरूर जारी रहना चाहिए। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या दल बदल विरोधी कानून को ज्यादा प्रभावी और निष्पक्ष बनाने के लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला करने की शक्ति पीठासीन अधिकारी से लेकर किसी बाहरी इंडिपेंडेंट बॉडी को सौंप देनी चाहिए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन, या फिर इसके लिए कोई स्पेशल जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाया जाए? ये सोचने वाला सवाल है। जरूर सोचिएगा इस पर। तो सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसके विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.